नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। गांव के लोग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गुलाब चंद यादव, जो हिंदी के जाने माने लेखक हैं। उनकी 2 किताबें अब तक आ चुकी हैं। पहली पुस्तक है क्षमा करें मैं हिंदी अखबार नहीं पढ़ता, दूसरी किताब है आधे रास्ते का सफ़र। फिलहाल वो मुंबई के IDBI बैंक में हिंदी विभाग में उप महाप्रबंधक पद पर कार्यरत हैं। हमारे बीच वो मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं उनके जीवन संघर्ष के बारे में, उनकी लेखकी यात्रा के बारे में। गुलाब जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार अपर्णा जी, और मैं गांव के लोग चैनल के सभी दर्शकों को भी सादर अभिवादन व्यक्त करता हूं। अपर्णा जी, आपने मेरी जीवन यात्रा के बारे में जो है जानने की जिज्ञासा जताई है, तो मैं बता दूं कि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के कूसा गांव, जो मड़ियाहू तहसील में आता है, वहां पर हुआ है और जनवरी 1965 में। और मैंने जो है शुरुआती मेरी दूसरे दर्जे तक की पढ़ाई गांव में हुई है, या कुछ अंशों तक मेरे ननिहाल में, जो पूर्ववर्ती बनारस ज़िले में पड़ता था, अभी भदोही ज़िले में है, वहाँ पर हुई है। उसके बाद 1972 में जब मैं करीब 8-8.5 साल का था, तभी मेरे पिताजी जो है मुझे अपने साथ मुंबई ले गए। मेरे पिताजी उस समय मुंबई की सेंचुरी मिल्स में नौकरी करते थे और वो मुझे अपने साथ ले गए। उसके बाद जो है जुलाई 1972 से मेरी तीसरी कक्षा की पढ़ाई मुंबई में शुरू हुई, महानगर पालिका के स्कूल में, अंधेरी में, जहां हमारा एक छोटा सा खटाल था, जिसमें हमारे 10-12 मवेशी जो है, भैंसें, तो वहाँ पर रखी जाती थी। और थोड़ा सा हमारा कह लीजिए कि छोटे स्तर का एक दुग्ध व्यवसाय, दूध का कारोबार था। और पिताजी जो है वो मिल में भी नौकरी करते थे। और हमारे पिताजी 4 भाई थे, संयुक्त परिवार था, परिवार काफ़ी बड़ा था, तो कुछ चचेरे भाई भी वहाँ अंधेरी में थे। तो उन्हीं के साथ मैं भी जुड़ गया। और जैसा मैंने कहा कि नगर निगम के स्कूल में, जो हमारे घर से थोड़ी दूर पर था, वहाँ तीसरी कक्षा में जो है मेरा नाम जो है लिखाया गया। और फिर उसके बाद मैंने सारी पढ़ाई जो भी अपनी की है वो मुंबई से की है। अच्छा। और अब मेरी आजीविका की जो बात है, तो मैं बताऊं, मेरी पहली नौकरी जो थी वो थी 9 फरवरी 1987 को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर हिंदी अनुवादक। वो मैंने ज्वाइन की, मैंने BA पास करने के कुछ महीने बाद। और उसके बाद नौकरी करते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस में मैंने फिर हिंदी से MA किया मुंबई विश्वविद्यालय से, जो 2 साल का। और फिर MA करने के बाद फिर मुझे जो है फरवरी 1990 में भारत सरकार की एक और कंपनी है, ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसमें बतौर राजभाषा अधिकारी जो है मेरी नियुक्ति हुई मार्च 1990 में। ECGC में मैंने करीब 3.25 साल काम किया। और उसके बाद फिर मेरा जो है चयन हो गया भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया और आज ये IDBI बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और पूरे देश में इसकी शाखाएं हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित बैंक माना जाता है, आप सभी जानते हैं। अभी मैं फ़िलहाल वहाँ पर मैं हिंदी अनुभाग में जो है डिप्टी जनरल मैनेजर यानी उप महाप्रबंधक के पद पर काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप देखें कि मैं पढ़ाई भी मैंने की, साथ में नौकरी भी की। और हाँ, मैंने जो है, आपने मुझे डॉक्टर संबोधित किया है, तो जाहिर है कि मैंने डॉक्टरेट भी की है, लेकिन वो मैंने बहुत बाद में की जो है। करीब समझिए जब मेरी उम्र 48-49 साल की हुई, तब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। और ये मुझे जाके जो है सितंबर 2019 में जो है PhD डिग्री जो है हिंदी साहित्य में मुझे प्रदान की गई। और अब मैं अभी भी IDBI बैंक में काम कर रहा हूँ जी। छुट्टियों पर प्रवास करता हूँ और अपने गांव आता हूँ। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए कि जैसे आप गांव से निकलकर मुंबई चले गए। हाँ। तो जब मुंबई गए तो गांव की कौन सी यादें शेष रह गई जो आप बहुत मिस करते थे, या उनको आप बहुत यानी अंदर से हुड़क होती थी कि वो चीज़ें हम छोड़ आए हैं? जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि 8 साल तक मैं गांव में रहा, तो गांव के खेत खलिहान, बाग बगीचे, पोखर, तालाब, और मेरा गांव वरुणा नदी के किनारे है।
तो वरुणा नदी बारिश की ऋतु में जो है वो जो कह लीजिए एक नदी के प्रति जो लगाव, जो उल्लास और अपने जो यहाँ के बचपन के संगी साथी और यहाँ के जो कह लीजिए कि सादगी, सरलता और जो एक जीवन में स्फूर्ति है कि भले थोड़े अभाव थे लेकिन फिर भी जो है जो उमंग थी, जो लोगों में यहाँ पर प्रेम, भाईचारा, मेल मिलाप और एक दूसरे को जो कह लीजिए नाते रिश्तेदारी को निभाने की बात, ये सारी चीज़ें, ये स्मृतियाँ जो है मेरे साथ लगातार बनी रही। मेरा तो ऐसा रहा कि समझिए कि कुछ समय अपने गांव, मूल गांव रहता था कूसा जौनपुर, और काफ़ी समय में अपने ननिहाल परसीपुर जो है चेन्नईपुर में रहता था, यानी बीच में इसलिए मेरी पढ़ाई जो है कभी यहाँ के स्कूल में कभी वहाँ के स्कूल में, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं। आप हो सकता है नई पीढ़ी के लोगों को ये पता भी नहीं हो कि हम लोग ज़मीन पर जो है अक्षर लिखा करते थे, और जिसको यहाँ पर अभी आप नर्सरी कहते हैं, वो हमारे यहाँ उसको गदहिया गोल कहा जाता था। अच्छा। कि ये बिल्कुल मतलब कह लीजिए नौसिखुओं का वो है। और उसके बाद हमको लकड़ी की जो पट्टी हम लोग लगाते जिस पे हम काली रगड़ते थे, और इस पर फिर वो दूधी चाक से हम लिखा करते थे, एक दूसरे को धूप में सुखा के अगले दिन ले जाया करते थे। तो इस तरह से हमारा मतलब यहाँ बचपन बीता, और पता नहीं क्यों जो है मैं इतने वर्ष हो गए, मैं आज समझिए 1972 44-45 साल से मुंबई में हूँ, लेकिन कभी भी गांव जो है मेरी स्मृतियों से, मेरी जेहन से, या कह लीजिए कि मेरी चेतना से वो बाहर नहीं हुआ। गांव हमेशा उसकी जो कह लीजिए कि वहाँ का परिवेश, गांव का जो भी कह लीजिए जलवायु, वहाँ के खेत खलिहान, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं जो है वो मेरे अंतर मन में बिल्कुल स्थायी रूप से बसी हुई हैं। और मैं इतने वर्षों बाद भी मुंबई जैसे महानगर जैसे जगह में रहने के बावजूद भी मैं जो है गांव भुला नहीं पाया। इसीलिए गांव मेरे साथ चढ़ता रहा। जैसे मशहूर साहित्यकार रामदरस मिश्र जी बताते हैं कि वही लगभग मेरी भी स्थिति रही कि मैं गांव छोड़ नहीं पाया। गांव हमेशा मेरे साथ रहा, चाहे यादों में चाहे स्मृतियों में। और इसीलिए आप साल में 2 बार भागकर इधर आ जाते हैं, गांव में बहुत लंबा समय गुजारते हैं। हाँ। क्योंकि आप कभी उसे भूल नहीं पाए। अच्छा, आप बैंक में राजभाषा अधिकारी हैं हिंदी के, और जब आप वहाँ पर अधिकारी बने हिंदी के, तो बैंक में आने के बाद आप साहित्य की ओर मुड़े कि पहले से ही आपका लिखना पढ़ना साहित्य का चल रहा था? जी देखिए, ऐसा है कि पढ़ने का रुझान मेरा जो है, पढ़ने की ओर मेरा रुझान बचपन से ही था। जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा में, मुझे अच्छी तरह याद है, तब मैं जो है ये बाल पत्रिकाएं जैसे चंदा मामा, नंदन, पराग, गुड़िया, इस तरह की पत्रिकाएं मैं जो है वो पढ़ता था। अपने जेब खर्च के जो पैसे मिलते थे उसका मैं सदुपयोग इन पत्रिकाओं को खरीद कर पढ़ने के लिए करता था। और उसी से जो है गद्य की तरफ या कथा कहानी की तरफ मेरा झुकाव जो है वो बचपन से हुआ। उसके बाद हमारे पड़ोस में एक परिवार थे, शिक्षित परिवार, उनके यहाँ हिंदी का समाचार पत्र आता था। फिर मैंने उनके यहाँ मैं जाता था और हिंदी के अखबार जो उनका यहाँ आता था पढ़ता था। और यहाँ तक कि रविवारी जो अंक आता जिसमें बाल कहानी या और भी कहानी, पहेलियाँ, बूझो तो जाने या गलती निकालो ढूंढो, इस तरह की चीज़ें रहती थी और मेरा जो है रुझान उसकी तरफ था। तो उसके बाद जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, कह लीजिए कि मैं जब 9वीं 10वीं या 11वीं में पहुंचा, तो मैं थोड़ा सा झुकाव फिर हुआ जो उस समय के बाजारू या कहिए लोकप्रिय उपन्यासकारों के जो उपन्यास हुआ करते थे, चाहे गुलशन नंदा हो या रानू हो या जासूसी उपन्यासकार, तो वो चीज़ें भी पढ़ी। और मैं ईमानदारी से ये भी कहूँगा कि उस दौर में हमने कुछ ऐसी भी पत्रिकाएं पढ़ी जो बाद में हमें लगा कि नहीं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जैसे मनोहर कहानियाँ, सत्य कथा, यानी अपराध कथाओं पर केंद्रित पत्रिकाएं, वो एक चूँकि किशोरावस्था एक ऐसी कह लीजिए संधिकाल होता है जहां हमें कुछ चीज़ें जो है प्रलोभित करती हैं। लेकिन उसके बाद जो है ये ज़्यादा समय नहीं हुआ और 11वीं 12वीं पर आने के बाद फिर मैंने जो है प्रेमचंद जी का साहित्य, उनकी कहानियाँ जो है पढ़नी शुरू की। और इससे जो है प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ने के बाद तब एक तरह से हिंदी कहानियों को पढ़ने का जो की तरफ मेरा झुकाव बढ़ा। अब रही बात कि लिखने की, तो मैं आपसे ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, मैंने लिखना बहुत देर से शुरू किया।
हाँ, मैं पाठक, जैसा मैंने बताया कि मैं बचपन से मेरे अंदर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति थी, पाठ की वृत्ति थी और मैं पढ़ता था, खूब पढ़ता था। और जहाँ तक लेखन की बात आती है, मैं बताऊँ आपको, पहली बार जब मैं 9वीं कक्षा में था तो मैंने संपादक के नाम चिट्ठी जो है वहाँ के स्थानीय अखबार जो नवभारत टाइम्स है, एक मुद्दे पर जो है लिखी। मुद्दा ये था कि हमारे यहाँ चूँकि तबेला था खटाल, हमारे पास एक बैलगाड़ी थी। वो बैलगाड़ी जो है पशुओं का चारा घास लाने के लिए उपयोग की जाती थी। लेकिन मुंबई महानगर में ये नियम है कि आपके पास चाहे जिस तरह की भी वाहन हो, चाहे वो हस्तचालित हो, पशु चालित हो, यंत्र चालित हो, यानी इवन ठेला हाथ गाड़ी भी हो, तो उसके लिए महानगर पालिका से लाइसेंस लेना होता है। अच्छा। और अगर मान लीजिए बैलगाड़ी तो वाहन है सड़क पर चलने वाला, तो उसके लिए परिवहन विभाग की भी अनुमति और उनका लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन परिवहन विभाग का कार्यालय हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर वर्ली इलाके में था। तो आप समझिए कि 2 बैलों की जो बैलगाड़ी है वो हमारे पिताजी को और एक चालक था, उन्हें 20 किलोमीटर लेके जाना पड़ा और फिर वहाँ से वो प्रक्रिया पूरी करके वापस आना पड़ा। तो मेरा मन बड़ा व्यथित हुआ कि बताइए, ये बेजान पशु 20 किलोमीटर जो है सड़कों पे गए, आए भूखे प्यासे, क्या ये प्रशासन व्यवस्था नहीं कर सकता कि और कई संभाग में इस तरह की लाइसेंसिंग व्यवस्था हो, ताकि जो हैं बैलगाड़ी चालक वो वहाँ जाकर करें, उनको तकलीफ ना हो, उनके पशुओं को बैल को तकलीफ ना हो। तो यहाँ मैंने वो चिट्ठी लिखी और उसके बाद वो चिट्ठी जब छपी, उत्साह बढ़ा। फिर और तमाम सामाजिक मुद्दों पर जो है और कुछ सिनेमा से रिलेटेड मुद्दों पर मैं संपादक के नाम पत्र लिखता था। और मैं जो है खेल में क्रिकेट का फ़ैन हूँ। मैंने क्रिकेट खेला नहीं है, लेकिन क्रिकेट की कमेंट्री सुनना उस दौर में, बाद में जब टीवी पे आना शुरू हुआ तो मैं क्रिकेट के मुद्दे पर भी जो है अपने विचार जो है संपादक के नाम पत्र लिखकर जो है करता था। जब मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान थोड़ा मैंने निबंध प्रतियोगिता वगैरह में, भाषण प्रतियोगिता में मैंने भाग लेना शुरू किया। और उसके बाद जो है मैंने एमए किया, तब भी नहीं। लेकिन जब मैं नौकरी पर आया, नौकरी मुझे याद है कि 1989 में जब मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस में काम करता था, तो वहाँ मैंने 2-3 कहानियाँ जो है लिखी थी, जिसमें एक कहानी का शीर्षक मुझे याद है चक्रव्यूह, वो लिखी और वहाँ की गृह पत्रिका में छपी और कई लोगों ने उसको जो है सराहना की। मेरा उत्साह बढ़ा और उसके बाद इस तरह मैंने छिटपुट गृह पत्रिकाओं के लिए लिखना शुरू किया। और उसके बाद जो है जब मैं आईडीबीआई बैंक में आया, तो आईडीबीआई बैंक की एक हिंदी तिमाही पत्रिका निकलती है विकास प्रभा के नाम से, और ये बड़ी सम्मानित और समादृत पत्रिका है, क्योंकि इसकी जो है ये हमारे देश की बहुत उन चुनिंदा पत्रिकाओं में से है जो थीम आधारित सामग्री पेश करती है, कि किसी एक विषय विशेष को चुना जाता है और उस पर रिसर्च करके जो है बाकायदे बहुत गंभीर आलेख छपते हैं। यहाँ मुझे जो वातावरण मिला, हमारे जो प्रभारी थे उनका नाम था डॉक्टर विजय कुमार गुप्त, जो हिंदी साहित्य जगत में विजय कुमार के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हैं, समीक्षक हैं और लेखक हैं। तो उनके सानिध्य में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और भी 1-2 वरिष्ठ सहयोगी थे जो साहित्यिक रुचि के थे। तो विजय कुमार जी ने जो है हमसे लेख लिखवाना शुरू किया और उनसे हमको काफ़ी मार्गदर्शन मिला और हमने अपनी उस हिंदी पत्रिका के लिए काफ़ी सारा लेखन जो है किया है। और वहीं से फिर धीरे धीरे जो है हमने शुरू की। और जहाँ तक बात आती है कि हम स्वतंत्र गद्य विधा की तरफ कैसे मुड़े, तो वो शुरुआत मेरी हुई 2002 के बाद, जब मैं गुवाहाटी में पदापित था, ट्रांसफ़र पर वहाँ गया था और मेरा परिवार मुंबई में था। वहाँ मेरे पास काफ़ी समय था। तो वहाँ 2 अखबार निकलते हैं, पूर्वांचल प्रहरी और सेंटिनल। पूर्वांचल प्रहरी के लोगों से मेरा परिचय हुआ और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, प्रस्ताव दिया कि आप प्रवासी की पाती कॉलम के लिए हमारे लिए लिखिए। तो प्रवासी की पाती इस कॉलम के लिए मेरा जो है वहाँ पर साप्ताहिक मेरा जो है लेख जो है मेरे छपते थे और कभी कभी मेरे कुछ जो है ललित व्यंग भी जो है उसमें छपते थे। वहाँ से मेरा उत्साह बढ़ा और मुझे लगा कि नहीं, मैं गद्य विधा के लिए जो है लिख सकता।
और वस्तुतः मैं अपने आप को एक जिज्ञासु पाठक ही मानता हूँ। आज भी अगर कोई कहे कि आपकी योग्यता क्या है या रुचि क्या है, तो मैं कहूँगा कि मैं पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़ने के साथ आप कह सकती हैं कि मैं गुनता भी हूँ और उस पढ़े के बारे में कुछ सोचता भी हूँ, और उसके बाद मेरी जो टिप्पणी बनती है, आप उसी को चाहे जो भी कह लीजिए कि मैं समीक्षात्मक टिप्पणी या एक पाठक की राय, पाठक के विचार। देखिए, एक अच्छा पाठक ही अच्छा लेखक होता है जी। और आपने अभी बातचीत के दौरान मुझे बताया कि आप शुरुआत में गुलशन नंदा, रानू, इस तरीके के लोगों के उपन्यास पढ़ते थे और जो बहुत प्रचलित थे और बहुत ही आकर्षक होते हैं और बहुत फ्लो होता है उनमें। पढ़ने जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि पढ़ने बैठे तो खत्म करके ही उठे। तो वो जो लिखा हुआ उपन्यास और साहित्य होता वो, और जो प्रेमचंद और बाकी जो अभी जो साहित्य वास्तव में है जो उच्च कोटि के, तो उनमें क्या अंतर होता है और क्यों जो नए लोग होते हैं या जो पढ़ने की शुरुआत करते हैं उसी से करते हैं और उनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती है, ये आकृष्ट नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है? जी, मुझे लगता है कि ये जो हमारे लोकप्रिय उस वक्त के लेखक थे, उपन्यासकार थे, वो जो भी लिखते थे वो बेसिकली आपको एक कल्पना लोक में ले जाने के लिए, एक आदर्श दुनिया की तरफ ले जाने के लिए, जैसा कि फिल्मों में होता है कि तमाम तरह के ट्विस्ट आते हैं, संघर्ष आते हैं और अंत में एक सुखांत या दुखांत उसका होता है। तो उस तरह के जो उपन्यास या साहित्य था, बेसिकली वो कह लीजिए एक मनोरंजन के लिए था और आपका कह लीजिए टाइम पास के लिए था। लेकिन वो पढ़ने के बाद लगा कि ये चीज़ों को जिस ढंग से ये लोग जनरलाइज कर देते हैं और वास्तव में हमारे जीवन में जो चीज़ चल रही है, जो यथार्थ है, जो वस्तु स्थिति है, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। हम कब तक सपनीली दुनिया में भटकते रहेंगे इन उपन्यासों के जरिए। फिर हमारे जब हमने प्रेमचंद को पढ़ा और बाद में जब मैं ग्रेजुएशन की तरफ आया जो है, तो वहाँ मैंने कुछ और समकालीन जो नए गद्यकार कहानीकार थे, जैसे कमलेश्वर जी हैं, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, महीप सिंह, तो मैं वहाँ की लाइब्रेरी बड़ी समृद्ध थी और हमें वहाँ से ये इनके भी जो है कहानी संग्रह, उपन्यास मिले। सारिका और पत्रिका वहाँ आती थी और हमारे पड़ोस में वो धर्मयुग भी पत्रिका आती थी। तो इस तरह से जब हमने इन पत्रिकाओं को पढ़ा, उनकी कहानियों को पढ़ा, इन लेखकों को पढ़ा, तब हमें लगा कि नहीं, वो साहित्य जो है बेसिकली मूल रूप से वो मनोरंजन के लिए है। लेकिन अगर उद्देश्य की बात की जाए, यथार्थ की बात की जाए और समाज को दशा और दिशा देने की बात की जाए, तो वो नहीं, ये साहित्य जो है, जो हमारे प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने जो लिखा है, उसको पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा झुकाव जो है, आप कह सकती हैं कि हल्के फुल्के साहित्य से की तरफ से हटकर थोड़ा गंभीर साहित्य की ओर हमारा रुझान बढ़ा, जो हमारे कह लीजिए कि देश और समाज के जो हालात हैं या पहले रहे हैं, देश समाज किस दिशा में जा रहा है, उसकी जो स्थितियों को, यथार्थ को, विसंगतियों को और उसके कुछ समाधान को बताने वाला जो साहित्य है, उसकी तरफ हमारा जो है झुकाव बढ़ा। आजकल एक चीज़ और देखने को मिलती है कि पढ़ने से लोगों का रुझान पढ़ने की से कम हो रहा है, यानी वो पढ़ना नहीं चाहते किताबें। खासकर जो साहित्य की अच्छी किताबें होती हैं, वो हल्की फुल्की किताबें पढ़ना चाहते हैं, या जब से ये डिजिटल मीडिया जो आ गया है, व्हाट्सएप पर है, फेसबुक पर है, वही लोग पढ़ते। तो यंग जनरेशन में पढ़ने का बहुत जो है वो कमी हो रही है, पढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसमें बहुत कमी देखने को मिल रही है, जिससे समाज में जो चीज़ें हैं वो बहुत बिखरी हुई हैं, उनके विचार, उनके चिंतन। तो कैसे हम उनको प्रेरित कर सकते हैं, यंग जनरेशन को, कि किस तरीके से वो उस तरफ झुके और अपनी वैचारिक जो उनका स्तर है उसको बढ़ाए, जिसका असर समाज पर भी दिखाई दे? जी, देखिए, ऐसा हुआ, 2-3 बातें यहाँ पर हुई कि एक तो हमने ये देखा कि 1991 के बाद जो ये ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, भूमंडलीकरण आया और पूरी जो कह लीजिए वैश्विक ग्राम की परिकल्पना आई, और इसके पहले हमारा देश 1991 के पहले काफ़ी हद तक मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक क्लोज्ड इकोनॉमी जैसा देश था और हमें बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा चीज़ों से सरोकार नहीं था। लेकिन 1991 के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, इनके दबाव और जो भी हमारी देश की परिस्थितियाँ थी, उसके चलते मजबूरन हमें अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोलने पड़े।
जब जब हमारे यहाँ उदारीकरण वगैरह आया तो जाहिर है कि तमाम विदेशी कंपनियां जो है यहाँ आई, और हमारे जब ये कंप्यूटर क्रांति आई, हमारे बहुत हजारों लाखों नौजवान बाहर जाके नौकरी वगैरह करने लगे। तो फिर हमारे लोग जो है जब बाहरी यूरोप और अमेरिका इन देशों के उसमें की जानकारी मिली, वहाँ के जो रहन सहन, फैशन, सारी चीज़ें और कह लीजिए मिली, तो यहाँ के लोगों की जो युवा पीढ़ी की जो कह लीजिए ललक थी, वो जो है पश्चिमी रुझान की तरफ बढ़ने लगी, और धीरे धीरे देसी चीज़ों के प्रति उनका रुझान जो है लगाव थोड़ा कम होते गया। तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? दूसरी एक चीज़ और हुई कि हमारे यहाँ जो है पहले आपने भी देखा होगा कि प्रदेश कोई भी हो, वहाँ पर जो है वो लोगों की मातृभाषा में जो है शिक्षा का माध्यम हुआ करती थी, और कम से कम हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक लोग हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु में पढ़ते थे। तो भाषा की पृष्ठभूमि जो है उनकी मजबूत हुआ करती थी, भाषा के संस्कार जो अपनी उनकी मातृभाषा के संस्कार। अब जैसे हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हमें हिंदी के प्रति लगाव था, भले लोग इंटरमीडिएट के बाद साइंस, कॉमर्स या इंजीनियरिंग तरफ जाते थे, लेकिन 12वीं तक जो भाषा, जिस स्तर की पढ़ाई जाती थी, जिस तरह का साहित्य पढ़ाया जाता था, वो एक बहुत मजबूत फाउंडेशन का काम करता था। ये तो अभी भी है राज्यों में जो है उनके मातृभाषा में पढ़ाई तो अभी भी होती है। लेकिन अभी आप देखिए कि अनुपात बदल गया है। अभी अंग्रेजी माध्यम गांव-गांव में भी आप देखें तो कॉन्वेंट स्कूलों के बोर्ड लगे हैं, और महानगरों की तो बात ही छोड़िए, मैं मुंबई महानगर की स्थिति आपको बताऊं, वहां कॉर्पोरेशन के 50% भाषाई स्कूल बंद हो चुके। अच्छा। छात्र ही नहीं मिल रहे हैं, छात्र ही नहीं मिल रहे, और जो बच्चे हैं टीचर सरप्लस हो गए हैं, उनको दूसरे विभागों में, दूसरी जगहों पर समायोजित किया जा रहा है। तो ये, और इसी तरह से जो निजी विद्यालय हैं भाषाई माध्यम के, वहाँ भी संख्या इतनी कम हो गई कि अब उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से अपनी क्लासेस चला रहे हैं, है ना। तो जब अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनी, अंग्रेजी रोजगार के माध्यम मानी गई, और अंग्रेजी ही लोगों को लगता है कि ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल लैंग्वेज है, और हमारे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या और कहीं जाना है तो हमको अंग्रेजी को करना है। तो धीरे धीरे लोगों को अपनी अपनी भाषाओं से लगाव जो है इस पीढ़ी का कम होता गया, और अंग्रेजी भाषा की तरफ, अंग्रेजी में जो कुछ जो है लिखा जा रहा है, जैसा भी साहित्य, उसकी तरफ जो है इस पीढ़ी का झुकाव बहुत बढ़ गया। दूसरे, अब चूंकि संचार क्रांति आई, संचार क्रांति ने सारी चीज़ें आपको जो है एक मोबाइल पर, आपकी मोबाइल पर जो है सारी चीज़ें ऑनलाइन सब पूरी दुनिया मोबाइल हो गई। तो छपे हुए अक्षर के सामने जो है कहते हैं कि भारत ही नहीं और भी तमाम देशों में जो है ये संकट आ गया कि अब जो है किताबें जो है छप रही हैं, लेकिन लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लोग उसको खरीद नहीं रहे हैं। तमाम नामी गिरामी पत्रिकाएं बंद हो गई। बस एक चीज़ है, जो अखबार, वो सौभाग्य से बचे हुए हैं, उनका सर्कुलेशन बचा हुआ है, उनके नए नए जो है शहरों से संस्करण निकल रहे हैं। लेकिन ये भी आपने गौर किया होगा कि अखबार से भी साहित्य गायब हो गया है। पहले रविवार को विज्ञापन बहुत हो गए, क्योंकि अखबार के मालिकों को भी लगता है कि अगर साहित्य की सामग्री हम पेज पर छाप के पेज को जाया कर रहे हैं, उसकी बजाय इस पर हम विज्ञापन छापेंगे तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। तो ये जो मुनाफा वृत्ति, अखबार भी अब जो है साहित्य पाठन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। और जो नामी गिरामी पत्रिकाएं थी, देखिए सारिका बंद हो गई, तमाम और पत्रिकाएं कुछ एक स्तर भी बहुत जो है गिर गया है। और लेकिन यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि लोग जो है छपे हुए यानी मुद्रित सामग्री भले कम पढ़ रहे हैं, लेकिन इनको जो सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर जो सामग्री है वो जो है पढ़ रहे हैं, और उस पर अपनी राय भी विचार व्यक्त कर रहे हैं। और एक चीज़ और हुआ है कि नई पीढ़ी आई है, तो अब एक तरह नई किस्म की मिली जुली भाषा, जिसको आप इंग्लिश कह रहे हैं, उस तरह की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ा है। हमारे जो पारंपरिक रचनाकार हैं, वो भाषा की शुद्धता पर उनका विशेष ध्यान और आग्रह रहता है, और ये आज की पीढ़ी को कहीं न कहीं लगता है कि नहीं, ये जो भाषा है अब ये थोड़ा थोड़ा आज के दौर में अप्रासंगिक होती जा रही है। यानी ये खिचड़ी नुमा भाषा, जिसमें जो है अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द होंगे,
या कुछ वाक्यांश होंगे, कुछ दूसरी भाषाओं के मुंबईया हिंदी के, हाँ इससे कारण है। और धीरे धीरे लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक दौर होता है। जैसे कई बार गया हुआ बीता हुआ फैशन भी वापस लौट के कुछ दशक के बाद आता है। तो अभी ये जो तकनीकी चीज़ें हैं डिजिटल माध्यम से, जिसको हम कह रहे हैं सोशल मीडिया, इंटरनेट और तमाम चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि लोग इससे भी उबेंगे और फिर से छपे हुए अक्षर की तरफ जो है, किताबों की तरफ, पुस्तकालय की तरफ हमें लौटना ही होगा। क्योंकि असली चीज़, असली जो मूल्यवान चीज़ें हैं हमारे जीवन के लिए सार्थक चीज़ें, वो किताबों के रूप में, पत्र पत्रिकाओं के रूप में ही सुरक्षित रहती हैं और वही जो है बहुत उपयोगी होती हैं। अच्छा, आपके लेखन में जो देशज स्मृतियाँ होती हैं उनको ज़्यादा स्थान मिलता है, तो उसका खजाना कितना बचा हुआ है? हमारे एक सुधी अग्रज साहित्यकार ने बहुत अच्छी बात कही कि क्या, अगर ये प्रश्न आए कि हमें क्या लिखना चाहिए, मैं क्या लिखूं, किस विषय पर लिखूं, तो उन्होंने कहा कि और ज़्यादा इधर उधर भटकने की बजाय आप अपनी स्मृतियों के खजाने को खंगालिए, आपको उसी में से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो होगी आपकी, अनुभव आपका, अनुभूति आपकी, लेकिन वो इस तरह से आकार ले लेंगी कि उनका साधारणीकरण हो जाएगा। वो एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों के को लगेगा कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ मेरी है। बात है तो मेरे पास जो है, जैसा मैंने कहा कि मैं लगातार साल में मिनिमम 2 बार 3 बार न्यूनतम मैं गांव आता ही हूँ। और गांव आके मैं यहाँ केवल विश्राम नहीं करता, मैं खूब घूमता हूँ। मैं अपने नाते, रिश्तेदारों, यार, दोस्त के साथ उसी तरह से बर्ताव व्यवहार करता हूँ जैसा मैंने 8-9 साल की उम्र में गांव छोड़ा था। तो ये जो सहजता, जब उनके साथ मैं घुलता मिलता हूँ तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, कई चीज़ें उनसे मिलती हैं, कई चीज़ें वो वाकई वो मुझे अपने बचपन की वो याद दिलाते हैं कि भैया आपको पता है जब आप छोटे थे। अभी जैसे मैं आपको सुन के अचरज होगा जो है कि मैं जब अपने ननिहाल में था तो 6 या 7 साल की उम्र में हमारे उस ननिहाल के 2-3 किलोमीटर दूर एक गाँव में रात को डकैती पड़ी थी और वहाँ बहुत सम्मानित परिवार था। डकैती पड़ी, भीषण डकैती, और काफ़ी लूटपाट हुई। और हम वहाँ जानवर चराने जाया करते थे उस इलाके में, ताल में। और मुझे ताल में एक खाली बक्सा मिला और वो बक्सा मैं जो है अपने साथ लेता आया, डंडी से बजाते हुए, चलो बाजा बजाने के काम आएगा। रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, जिस घर में डकैती पड़ी थी वहाँ की एक महिला वहाँ पूजा करने आई थी। और जब हम पशु लेके अपने जानवर चरा के लौट रहे थे तो उसने देख लिया कि अरे ये तो हमारे घर की पेटी है जो डकैती में हुई है। वो घर आके उसने बता दिया पुलिस वालों को भी, अपने घर वालों को, कि वो चनईपुर का गांव का एक बच्चा जो है देखा एक पेटी लेके जा रहा था। तो पुलिस वालों के कान खड़े हुए, घर वालों ने दबाव दिया कि आप वो बच्चे से आप पूछताछ कीजिए जी है, और हो सकता है हमको जो है वो बच्चे का कुछ इन्वॉल्वमेंट या कुछ जानकारी उसके पास हो। तो करीब समझिए कि दोपहर 2 बजे पे जो है पुलिस 2 कांस्टेबल आए और मुझे अपने ऑफिसर के पास ले गए वहाँ पूछताछ के लिए जो है। तो आज भी मेरे ननिहाल के लोग मजाक में कहते हैं कि ये वही गुलाब यादव हैं जो डकैती के मामले में जिनकी पेशी हुई थी बचपन में। तो इस तरह से मतलब तमाम घटनाएं हैं, यादें हैं, स्मृतियां हैं, है ना, कि जो मुझे लगातार मुझे लगता है कि नहीं जो है इन्हें संजो कर रखना चाहिए, इन्हें भुलाना नहीं चाहिए। और गाँव लगातार बदल रहे हैं जी, और पलायन भी जारी है। तो ऐसी स्थिति में आपका एक लेख आया था सुनील का फैसला, जिसमें आपने सुनील की ये कहकर आलोचना की थी कि वो गांव वापस लौट रहा है, लेकिन साल में आप भी 2 बार गांव आते हैं भागकर। जी, जी। ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। हाँ। तो ये आपका 2 तरीके का जो विचार है वो कैसे है कि सुनील के लिए आपका दूसरा मत है और आप अपने लिए गांव आते हैं? इस पर भी कुछ रोशनी डालिए। देखिए, सुनील, आपने गौर किया होगा उस संस्मरण में सुनील ने पढ़ाई की थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की और उसको पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिली। यहाँ सुरियामा कस्बे में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। जी, दुकान मतलब है। और
वो नौकरी छोड़ के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर, अच्छे पैकेज की नौकरी छोड़कर वो आता है एक छोटे से सुरियावा कस्बे में, जो उसकी पुश्तैनी दुकान है, वहाँ वो अपना जो है कारोबार शुरू करता है। तो मुझे ये लगा कि भैया अगर आपको दुकानदारी ही करनी थी, ये आप पुश्तैनी व्यवसाय ही संभालना था, तो आपने इतनी मेहनत करके बीटेक की पढ़ाई की, संघर्ष किया, मुंबई में नौकरी की, बाद में पुणे में नौकरी की, और पुणे में नौकरी करने के दौरान और उसके बाद अचानक आप ये फैसला करते हैं कि नहीं, मैं मुंबई पुणे नहीं रहूँगा, मैं अपने सुरियाम में रहूँगा। और सुरियाम करूँगा क्या? वही पुश्तैनी जो आपकी दुकान का व्यवसाय है। मैं जो चीज़ वहाँ मैंने नहीं कहा, लेकिन कहीं न कहीं मुझे अव्यक्त रूप से लगता रहा, वो फैसला उसने इसलिए किया था क्योंकि उसके पिताजी गुजर गए थे, माँ उसकी गांव में अकेली थी। जाहिर है कि इकलौता बेटा किसी का अगर बाहर रहेगा, माँ यहाँ रह के कल्पेगी, कैसे खा रही, कैसे जी रही है, कभी बीमार हो गई, बेचारे की छुट्टी लेके आना है, तो उसने जो है अपनी माँ के लिए, है ना, माँ की देखभाल के लिए, माँ की सेवा के लिए ये कठिन फैसला उसने लिया कि एक अच्छे पैकेज की नौकरी छोड़कर अपनी माँ के पास अपनी दुकान पे वो किया जो है तो ठीक है। वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो सुनील के सामने इस तरह की मजबूरी थी। ये तो वो जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने विधिवत जो है, मैं न तो पूछ सकता था ना, तो मैंने उससे पूछा कि बाबू क्या आपकी और लाचारी थी जो आपको पुणे से या मुंबई से यहाँ खींच लाई। रही बात मेरी, तो जैसा मैंने कहा, मेरी रोजी रोटी जमी हुई है ना, मैं छुट्टी लेकर आता हूँ गाँव जो है, लेकिन रोजी रोटी मैंने नहीं छोड़ी, क्योंकि रोजी रोटी मुझे मुंबई से मिलती है, मुझे अपनी नौकरी से मिलती है। हमें बताइए कि भविष्य में आपकी लेखन की क्या योजना है, क्योंकि आप कुछ दिनों बाद रिटायर हो जाएंगे, अभी तक तो आपको समय नहीं मिल पा रहा था, तो जब पर्याप्त समय मिलेगा तो आपकी क्या योजनाएं हैं, कौन सी रचनाएं लिखेंगे, किस तरफ आपका झुकाव होगा लिखने पढ़ने में? जैसा मैंने आपको अभी चर्चा के दौरान कहा था कि मेरे पास जो है एक बड़ी लाचारी ये है कि मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरा जो कार्यालय है वो मेरे आवास से 45 किलोमीटर दूर है। मैं लोकल ट्रेन के धक्के खा के, बस के धक्के खा के मतलब नौकरी पे जाता हूँ, फिर शाम को लौटता हूँ। तो आप समझिए कि मेरी दिनचर्या शुरू होती है 5:30 बजे सुबह से। मैं अपने घर से निकल जाता हूँ 7:30 बजे सुबह, और रात को शाम को जब देर शाम को लौटता हूँ रात 8 बजे थका हारा। उसके बाद 9 बजे खाना खा के फिर थकान, फिर सोना, फिर अगले सुबह की जद्दोजहद। और तो मुझे जो है न तो पढ़ने का वक्त मिल पाता है कायदे से, और न ही लिखने का वक्त मिल पाता है कि मैं चिंतन करके सोच के कुछ लिखूं। तो जब मैं मान लीजिए रिटायर हो जाऊंगा, वैसे मैं आपको बता दूं मेरा रिटायरमेंट बहुत करीब भी नहीं है, अभी 3 साल 1 महीने है। अच्छा। लेकिन शायद ऐसे योग बने कि मैं अगर उसके पहले सेवानिवृत्ति ले लेता हूं, तो निश्चित रूप से मैं जो है सबसे पहले काम ये करूंगा कि मैं बहुत सारा पढ़ूंगा। मैं बहुत सारा जो हिंदी साहित्य की अलग अलग विधाओं का जो बहुत ही कह लीजिए कि हाँ क्लासिक्स हैं और बहुत जाने माने साहित्य चर्चित जो किताबें हैं वो सब पढ़ूंगा और अध्ययन करूंगा, और पत्र पत्रिकाएं पढ़ूंगा। खूब जो इस समकालीन लिखा जा रहा है उसको पढ़ने की कोशिश करूंगा, और उसके उपरांत मैं लिखने की कोशिश करूंगा। तो जैसा अभी आपने पूछा ना कि अभी भी मेरे पास बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी स्मृतियां हैं, मैं पहले उसको लिपिबद्ध करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी मैंने समीक्षा लेखन भी शुरू किया है ना। आपने देखा होगा राकेश कबीर जी की कविता संग्रह पर मैंने समीक्षा लिखी है ना, और उधर आपके सुभाष चंद्र कुशवाहा जी की 2 किताबें, लाला हरपाल के जूते जो कहानी संग्रह है उसकी समीक्षा मैंने लिखी, और उनकी एक शोधपरक पुस्तक आई थी कबीर हैं कि मरते नहीं, है ना, उस पर मैंने समीक्षा लिखी। और इसी तरह पुणे के एक साहित्यकार हैं डॉक्टर राजेंद्र श्रीवास्तव, कहानीकार, उनके कहानी संग्रह की मैंने समीक्षा जो है लिखी। तो कई हमारी जो सुधी अग्रज हमारे शुभचिंतक हैं साहित्यकार, उनका ये कहना है कि गुलाब जी आप अच्छे समीक्षक हो सकते हैं,
क्योंकि आप में जो है खूबी कि पहली बात आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, ये आपने भी गौर किया होगा, चाहे वो आपके इस पर पोस्ट हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में, और चाहे कोई किताब पत्र पत्रिका, तो कहते हैं कि आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद उसके में जो चीज़ें आप निकालते हैं, निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। बोले यही मूलतः समीक्षा का काम ही यही होता है ना, कि तो आपके अंदर ये संभावना अच्छी है तो मैं उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जैसा मैंने कहा कि मैं निबंध, ललित निबंध में भी लिखूँगा, यात्रा संस्मरण भी लिखूँगा और बहुत सारे और दूसरे जो कह लीजिए कि संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत वगैरह और संस्मरण जो है वो सब मैं लिखूँगा। रेखा चित्र कह लीजिए जो है वो सब भी है। उसके बाद अगर संभव हो पाया तो मैं भी कहानी लेखन में हाथ आजमाना चाहूँगा कि मैं कुछ कहानियाँ लिखूं, क्योंकि कुछ लोगों का ये है मानना कि मुझ में ऐसी संभावना भी है। तो भविष्य में जो है खूब ढेर सारा पढ़ना ये मेरा लक्ष्य रहेगा। मेरा मानना भी है कि मन भर पढ़ना, कण भर लिखना। मन मतलब 40 किलो की यूनिट है ना, तो हमारे पास तो इतना अपूर्व जो है पढ़ने के लिए चीज़ें बची हुई है। मैंने कई चीज़ें नोट कर रखी हैं तमाम की ये किताबें मैं जब रिटायर हो जाऊंगा या सेवानिवृत्ति ले लूँगा तो पहले ये सब मैं पढ़ूंगा और उसके बाद तब अपनी स्मृतियों को खंगालूंगा। समसामयिक जो परिदृश्य हैं, घटनाक्रम है, उस पर भी मैं कलम चलाने की कोशिश करूंगा। तो अभी बहुत पक्के तौर से मैंने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है, बस अब देखते हैं कि आप जैसे सुधी मार्गदर्शकों और हमारे जो साथी हैं, हमारे जो पाठक हैं, श्रोता हैं, वो जो है मेरे लेखन को किस दिशा की तरफ जो है मोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो समय जो है जैसा बनेगा उसी गुंजाइश। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि ये बैंक में जो हिंदी विभाग में राजभाषा अधिकारी होते हैं उसकी वहाँ ज़रूरत क्यों होती है? ज़रूरत क्यों होती है जी, तो इसके बारे में तो आपको मैं बहुत, ये 3 घंटे का व्याख्यान हम लोग लेते हैं भारत सरकार की, बहुत छोटे में। देखिए बैंकों में राजभाषा अधिकारी या बैंकों में आप पूछ सकते हैं कि हिंदी अनुभाग क्यों होता है। तो मैं आपको एक मोटा नियम बता दूं कि जितने भी भारत सरकार के कार्यालय हैं, चाहे उनके अपने प्रमुख कार्यालय हों, आयकर विभाग या उत्पाद कर या रेलवे वगैरह, वहाँ तो अनिवार्य ही है कि सारे भारत सरकार के ओनरशिप स्वामित्व वाले या उनके नियंत्रण में आने वाले, कंट्रोल में या उनके द्वारा वित्त पोषित जितने भी बैंक, संस्थान, उपक्रम, अंडरटेकिंग, कार्यालय या कह लीजिए कि इंस्टीट्यूट्स हैं, सब में ये अनिवार्यता है कि वहाँ राजभाषा नीति भारत सरकार की लागू की जाएगी। तो भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के उद्देश्य से ऐसी संस्थाओं में हिंदी कक्ष, हिंदी डिपार्टमेंट, हिंदी अनुभाग की स्थापना की गई है। तो जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, अभी आपने देखा होगा कि मर्जर होने के बाद एक ज़माने में 27-28 बैंक हुआ करते थे, है ना। अकेले स्टेट बैंक के ही 7-8 सहयोगी बैंक थे, वो मर्ज होके कम हो गए, 20-21 रह गए। उसके बाद और भी मर्जर हुआ बैंकों का आकार बढ़ाने के लिए। अब इस समय 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो लेकिन चूंकि ये भारत सरकार के हैं, तो भारत सरकार के हैं तो भारत सरकार की सारी जो नीतियां हैं, तो चाहे राजभाषा की नीति हो या और भी कई स्टैट्यूटरी, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक अपेक्षाएं, जैसे आपने महसूस किया होगा कि आरक्षण भी वहाँ है। आपने ये नहीं क्यों नहीं पूछा कि बैंकों में आरक्षण की पद्धति क्यों है? अगर आपको उस सवाल का जवाब मिल जाए या है, अनुमान आपने लगा लिया होगा, तो उसी से जुड़ा हुआ ये भी है। क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है कि भारत सरकार के जो भी कार्यालय रहेंगे, चाहे वो सीधे सीधे उनके स्वामित्व में हो या चाहे उनके नियंत्रण में, जिसमें मालिकाना उनका 51% से अधिक होगा, तो वहाँ पर जो है राजभाषा नीति को भी लागू करना अनिवार्य होगा। और इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, और मूलतः अनुवाद की जो कार्य होता है ना, अंग्रेजी से हिंदी का और कई बार हिंदी से अंग्रेजी का, बहुत सारे दस्तावेज होते हैं जिसको हम कहते हैं धारा 3-3 के दस्तावेज। राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3-3 के दस्तावेज 14 तरह के होते हैं। उनके अनुवाद के लिए विशेष कौशल वाले, अनुवाद कौशल के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति, तो जब तक ये सरकारी स्वरूप के रहेंगे बैंक, तब तक वहाँ राजभाषा भी रहेगी। आपने जब लिखना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें आपने गद्य में लिखी, संस्मरण लिखा, यात्रा वृत्तांत लिखा, तो ऐसी कोई रचना जो लगा कि आपको लगा कि लिखने के बाद कि सचमुच ये रचना की कैटेगरी में आएगी, तो ये आपको कब लगा? जी,
देखिए, आप जानते हैं कि मेरी 2 किताबें आई हैं, दोनों ही संस्मरण मूलक किताबें हैं, जिसमें मिला जुला के करीब कह लीजिए 20 और 20 करीब 42 संस्मरण यात्रा वृत्तांत या ललित निबंध हैं। और वैसे लेखक साहित्यकार कवि को अपनी हर रचना अपने बच्चे की तरह प्यारी होती है, लेकिन फिर भी आपने कहा कि उसमें से कौन सी आपको बहुत अच्छी लगी, तो उसमें 2-3 रचनाएं मेरे बहुत दिल के करीब हैं, जिसमें से एक जो मैंने काफ़ी पहले लिखी थी, सरसों के फूल और वरुणा नदी। वो जो यात्रा वृत्तांत संस्मरण है मेरे दिल के बहुत करीब है। और दूसरा है मुगल सराय की वह एक रात, जब मेरी ट्रेन छूट जाती है गुवाहाटी जाते समय और मुझ पर क्या बीतती है, कैसे मैं गुवाहाटी पहुंचता हूं, वो। और तीसरा अभी कुछ समय पहले लिखा था, 33 में 3, 3 में 1। ये तीनों निबंध मेरे दिल के बहुत करीब हैं, या संस्मरण। और कुछ में तो ऐसा होता है कि जब मैं पढ़ता हूँ, जो है इस तरह एक और है, बाण गंगा के घाट पर, जो मैंने अपने पिताजी की स्मृति में लिखा था। ये 3-4 रचनाएं पढ़ता हूँ, मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ कि मैं भावुक हो जाता हूँ आज भी। तो ये 3-4 रचनाएं मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अच्छा, आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। भविष्य में आपके लिखने पढ़ने का जो गति है उसमें तेजी आए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अपर्णा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्टूडियो में आने का मौका दिया और आपने मेरा साक्षात्कार लिया। और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये बातचीत हमारी पसंद आई होगी। आगे भी इस तरीके की बातचीत हम आपको दिखाते रहेंगे गांव के लोक चैनल में। धन्यवाद।